आइए आपको मिलवाते हैं प्रिंसी से, नोएडा सेक्टर 277 की प्रिंसी। प्रिंसी एक बड़ी मजाकिया किस्म की लड़की थी, जिसे हर वक्त मस्ती मजाक करना पसंद था। कैसा भी माहौल हो, किसी का कैसा भी मूड हो, प्रिंसी बिना मजाक किए रह ही नहीं सकती थी। और उसके इस मजाकी स्वभाव से परेशान होकर उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी ओम से करवा दी। पर शादी के बाद भी प्रिंसी तो वैसी की वैसी ही रही। अरे बहू, आटा लाना तो लगा देती हूँ। आटा कोई तेल थोड़ी ना है मम्मी जी, जो आप लगा दोगी। वाह बहू वाह, हाँ हाँ, आटा कोई तेल नहीं है। हो गया तुम ससुर बहू का। और तुम ना मुझसे मजाक मत किया करो। अपना पति है ना, उसी से करो मजाक, वो भी कमरे के अंदर अकेले में। यह बदतमीजी बाहर आई ना तो अच्छा नहीं होगा। खाना भी अंदर जाकर बाहर आ ही जाता है मम्मी जी, उसे भी कोई रोक नहीं पाता। फिर आप मेरी बदतमीजी को अंदर रहने को क्यों कह रही हैं? कहीं वो अंदर रहते रहते मर ना जाए। इस बार मैंने कुछ नहीं बोला, तुम्हारी बहू और तुम समझो, मैं तो चला। प्रिंसी और गोमती आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ ओम आकर कहता है, आज रात को मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो प्लीज प्रिंसी अपना ये मजाक ना उनके सामने मत करना। मजाक का इतना शौक है तो अकेले में कर लेना। मजाक है या पॉटी? जिसे देखो कहता है अकेले में कर लो, अकेले में कर लो। ठीक है, नहीं करूंगी मजाक, ले आओ अपने दोस्तों को। मैं भी नई साड़ी निकाल लेती हूँ। तेरे दोस्तों के सामने ऐसी पुरानी साड़ी पहनूंगी तो घर की सारी इज्जत ही चली जाएगी। वो रेड वाली साड़ी पहन लीजिए ना मम्मी जी। अरे पर कहाँ से पहनूं मैं साड़ी? इस लड़के से बोल बोल कर थक गई कि मेरा ब्लाउज बनवा दे। बिन गोल्डन ब्लाउज के कौन सी साड़ी पहनूं मैं? एक ऐसा ब्लाउज भी तो होना चाहिए ना जो सब साड़ी के साथ चल जाए। पहले के सारे ब्लाउज तो ढीले हो गए। तू जो दिन भर खून पीती रहती है मेरा। आप तो मुझे ही बोलने लग जाती है मम्मी जी। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया तूने मुझे। माँ है जिसके कपड़े कम पड़े रहते हैं, और दूसरी बीवी जिसका मजाक खत्म ही नहीं होता। अरे कुछ भी पहन लेना मम्मी, अभी मुझे ऑफिस निकलने दो। पैदा करके बड़ा कर दो और इन्हें वही माँ भारी लग जाती है। खैर बहू, तू जाकर कहीं से मेरी गोल्डन ब्लाउज का इंतजाम कर जा। 1 मिनट में हंसना और 1 मिनट में रो देना। लगता है प्रिंसी के साथ रहते रहते गोमती भी अपनी बहू की तरह ही हो गई थी। अब सभी को इंतजार था रात होने का। संतोष जी समय के पहले ही तैयार होकर राजा बाबू बनकर अपने बेटे के दोस्तों के आने का इंतजार करने लगते हैं। ठीक 8 बजे ओम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचता है। ओम के साथ साथ सभी की नजर प्रिंसी पर ही रहती है। न जाने वो कब कौन सा टॉन्ट मार दे। अरे भाभी, आपने ये ग्रीन ड्रेस के साथ पिंक ज्वेलरी क्यों पहनी है? कोई नया फैशन आया है क्या? जाओ तो ओम, कपबोर्ड से वो तुमने जो मेरे लिए ग्रीन कलर का नेकलेस लाया था ना, लेकर आओ तो। ओ, पर तुम कैसे लाओगी नेकलेस? तुमने तो कभी मुझे दिलाया ही नहीं। मोए 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 मोए, इतना समझाने के बाद भी तुम रुकी नहीं। अब तुम देखो प्रिंसी, मैं कैसे तुम्हारा मोए मोए करता हूँ। और बस इसके बाद ओम सोच लेता है कि वो प्रिंसी के होश ठिकाने लगाकर ही रहेगा। हंसी मजाक के बाद सभी बैठकर खाने का मजा ले रहे होते हैं कि चुपके से ओम प्रिंसी को आंख मार देता है, जिसे देखकर प्रिंसी घबरा जाती है और इशारों में उससे कहती है, ये क्या है? मम्मी पापा यहीं बैठे, हटो हो तुम। अगली सुबह प्रिंसी सो रही होती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो अपने सामने अपने मम्मी पापा को देखकर वो हैरान हो जाती है। मम्मी आप? तेरी हरकतें देखकर आने का तो मन ही नहीं था, पर दामाद जी ने बुलाया तो आना तो था ही। आखिरकार हमारी समस्या वही तो झेल रहे। और ये कोई समय है सोए रहने का? वैसे टाइम क्या हुआ पापा? आप कैसे बता पाएंगे? आपके पास तो घड़ी ही नहीं है। मोए मोए। प्रिंसी ऐसा कह रही होती है कि दरवाजे के पीछे से ओम आकर उसे फ्लाइंग किस देता है, जिसे देखकर वो फिर घबराकर शांत हो जाती है। शादी के बाद एक बार भी तुम अपने मायके नहीं जा सकी ना, इसलिए मैंने मम्मी पापा को यहीं बुला लिया। अब मैंने सोचा जिस डिब्बे में उन्होंने अपना कचरा फेंका है, उस डिब्बे को जरा वो भी सूंघ ले।
सही कहा ना पापा जी, हम तो बचपन से सूंघी रहे बेटा, सूंघ सूंघ कर तो मेरी नाक ही खराब हो गई है। ओम के बर्ताव में ऐसा बदलाव देखकर प्रिंसी आश्चर्य में आ चुकी थी। आज तक जो सबका मजाक उड़ाती थी, कोई उसका मजाक उड़ाकर चला गया था। आप अभी तक यहीं हैं? आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? प्रिंसी की ये कहते ही वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है। हाँ, आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं ओम जी? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, अपने पति से। पति? कौन? मैं तो नौकर हूँ तुम्हारा डार्लिंग। दामाद जी क्या कह रहे हैं? प्रिंसी, मतलब तुम अभी भी नहीं सुधरी? छी! और इसके पहले कि प्रिंसी फिर कुछ कहती, ओम अपना चेहरा छुपाकर फिर उसे फ्लाइंग किस दे देता है। प्रिंसी जहां भी जाती, ओम उसके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देता है। प्रिंसी जैसे ही किचन में जाती है, ओम वहां भी चला जाता है और अपनी माँ के सामने कहता है, तो तुम यहाँ हो डार्लिंग? आप बाहर बैठिए ना, मैं खाना लगाती हूँ। मैं बाहर रहूं या यहाँ, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी मदद करने तो आया हूँ। आया है तो इसे रहने देना यहाँ बहू, क्यों बाहर भेज रही है बेचारे को? अपनी माँ का दर्द बर्दाश्त नहीं होता इससे, इसीलिए तो मेरे पीछे पीछे आ गया। काश मैं आपको बता पाती मम्मी जी, ये किसके पीछे आया है। न जाने कौन सी भांग खा ली है इन्होंने, जब देखो वही चीज, जब देखो वही चीज। अब किसी ने देख लिया तो बेकार में मेरी क्लास लग जाएगी। नाश्ता बनाकर गोमती और प्रिंसी बाहर टेबल पर सभी के लिए लगाते हैं और पूरा परिवार एक साथ खाने पर बैठ जाता है। अपनी बुरी आदत से परेशान प्रिंसी जैसे ही अपने ससुर जी का मजाक उड़ाने जाती है, ओम उसके हाथ पर हाथ रख देता है, जिससे वो घबराकर फिर से चुप हो जाती है। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा ना? चुप क्यों हो गई प्रिंसी? तुम कुछ कह रही थी क्या? एक चीज तो माननी पड़ेगी समधी जी और समधन जी, जब से आप दोनों आए हैं ना, बहू का मजाक जरा कम हो गया है, नहीं बेटा? क्या पता मम्मी, मैं तो आजकल किसी और ही ख्यालों में डूबा हुआ हूँ। नहीं प्रिंसी? अब प्रिंसी जब भी किसी का मजाक बनाने जाती, ओम उसे आंख मार देता या कुछ ऐसी हरकत कर देता जिससे घबराकर प्रिंसी चुप हो जाती। और इसी तरह 3 दिन हो जाते हैं और बिना किसी का मजाक उड़ाए बेचारी प्रिंसी बड़ा सुस्त महसूस कर रही थी। और जैसे ही रात को वो अपने कमरे में जाती है, अपने पति को खुद से बात करता सुन लेती है। मेरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाया था ना तुमने प्रिंसी, अब करके दिखाओ मजाक। ऐसा मोए मोए करूंगा तुम्हारा कि सारा मजाक ही भूल जाओगी। ओह, तो ये सब इसकी चाल थी। अब आपकी होश ठिकाने नहीं लगाए ना पतिदेव, तो मैं भी प्रिंसी नहीं। और अगले दिन संडे को ओम फिर से अपने दोस्तों को अपने घर बुलाता है और सभी मिलकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी ओम कहता है, तुम लोगों ने कभी भैंस को किस किया है? वैसे कैसे करोगे, तुम लोगों के पास तो भैंस ही नहीं है, पर मेरे पास है। और ये कहकर ओम प्रिंसी की ओर बढ़ता है, पर इस बार प्रिंसी घबराती नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि ओम ये सब क्यों कर रहा है। वो सीधा रसोई में जाती है और अपने गाल पर काली मिर्च का पाउडर लगाकर आती है। मैंने तो गधे को किस किया है बाबा, मैं तो बता देती हूँ। नहीं विश्वास होता तो अभी करके दिखा देती हूँ। वैसे तुम क्या कह रहे थे ओम? तुमने भैंस को किस किया है, जरा करके दिखाना तो। हाँ, अभी लो। और ऐसा कहकर जैसे ही ओम प्रिंसी को किस करता है, प्रिंसी के गालों पर लगी मिर्च उसके मुंह में लग जाती है और वो उफ उफ करने लगता है। एसी चला दूं क्या पतिदेव? पर एसी का तुम करोगी क्या? तुम्हें गर्मी थोड़ी ना लग रही है, तुम तो मिर्ची से उफ उफ कर रहे हो। मोए मोए। इतनी कोशिशों के बाद भी तू बहू से जीत नहीं पाया बेटा। वैसे ठीक ही है, 3 दिनों से इसे चुप चुप देख कर ना हमें भी कमजोरी आने लगी थी। इसके फालतू के मजाक की आदत जो हो गई है सभी को। कहते हैं ना, हर इंसान कहीं ना कहीं रहने के लिए बना ही होता है। सुमित और सुलोचना हमेशा प्रिंसी के लिए परेशान रहते थे, इस चिंता में कि उसे कौन अपने घर की बहू बनाएगा। इस कहानी को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि बहू बनने के बाद प्रिंसी के जीवन में कोई भी तकलीफ आई होगी?
सोनपुर गांव में मनीषा अपने परिवार के साथ रहती थी। मनीषा पढ़ी लिखी तो थी, पर आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं थी। अरे तुम लोग दिन भर फोन में ही घुसे रहते हो, पता नहीं इस मोबाइल में ऐसा क्या है, आग लग जाए इस फोन को। अरे मम्मी ऐसा क्यों कहती हो? आप जो भी कहती हो वो काम तो मैं कर ही देता हूँ। अरे पढ़ाई लिखाई तो तुम्हें करनी नहीं, थोड़ा तो पढ़ लिया करो। इस मोबाइल ने सबकी जिंदगी खराब कर दी है। मम्मी तुम भी ये सीख लो, ताकि जब मैं घर पर ना रहूं तो तुम खुद भी फोन चला सको। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अरे रहने दे, मुझे नहीं सीखना ये सब। पंकज घर पर नहीं रहता है और उसका फोन घर पर ही छूट जाता है। फोन की रिंग बजने पर मनीषा फोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उठा नहीं पाती क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। थोड़ी देर बाद पंकज घर आता है। अरे पंकज, तुम अपना फोन घर पर ही भूल गए थे। पता नहीं देखो किसका कॉल आ रहा था। मैंने कोशिश तो की लेकिन उठा ही नहीं पाई। इसीलिए तो कहता हूँ मम्मी कि थोड़ा बहुत आप भी सीख लो। आओ मैं आपको कॉल रिसीव करना और लगाना सिखाता हूँ। पंकज मनीषा को फोन रिसीव करना और लगाना सिखा देता है। अब पंकज के घर पर ना रहने पर मनीषा खुद ही किसी को फोन लगा लेती या किसी का कॉल आने पर उठा लेती। मनीषा को भी फोन में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। अरे ये फोन तो अच्छी चीज है, आदमी घर बैठे किसी से भी बातें कर सकता है, ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर सकता है, अपने दोस्त यारों से बातें कर सकता है। अच्छा पंकज, मुझे ना वो थोड़ा व्हाट्सएप और फेसबुक भी सिखा दो ना। मनीषा का बर्थडे कुछ दिनों में आने वाला होता है। विनीता और पंकज मनीषा को गिफ्ट करने के लिए एक नया एंड्रॉइड मोबाइल ऑर्डर करते हैं। बर्थडे वाले दिन ऑर्डर घर आ जाता है और मनीषा मोबाइल देखकर सरप्राइज हो जाती है। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू थैंक यू। वे लोग मिलकर बर्थडे का केक काटते हैं और नए फोन से फोटोज भी क्लिक करते हैं। अब मनीषा दिन भर फोन पर ही लगी रहती है। अरे मम्मी आप खाना वाना बनाओगी कि नहीं? बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे खुद नहीं बना सकती क्या? इतनी बड़ी हो गई है। मैं मौसी से बात कर रही हूँ वीडियो कॉल पर। क्या मम्मी, आजकल तो आप दिन भर फोन पर ही लगी रहती हो। पहले कितना अच्छा था, हमारा आप कितना ध्यान रखती थी। पता है दीदी, दिन भर मेरा फोन चार्ज ही नहीं हो पाता है। मम्मी का ही फोन चार्ज पे लगा रहता है। तुमने तो मम्मी को फोन चलाना सिखाया था और अब हम सब भुगत रहे हैं। मैंने क्या किया यार, मैंने तो सोचा था मम्मी थोड़ा बहुत फोन चलाना सीख जाएंगे तो हम लोगों को परेशानी नहीं होगी। अब धीरे धीरे मनीषा वीडियो कॉल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑनलाइन ऑर्डरिंग सब कुछ चालू कर देती है। पूरा दिन चैटिंग में ही बिता देती है और घर के सारे काम वैसे ही पड़े रहते हैं। अरे भाग्यवान, तुम खाना वाना दोगी या नहीं? जब से ये फोन तुम्हारे हाथ में आया है तब से तो मेरा जीना आराम हो गया है। ना तुम मुझसे बातें करती हो, ना टाइम पर खाना देती हो और ना ही कभी मेरा हालचाल पूछती हो। ये फोन नहीं मेरी क्या कहते हैं, सौतन हो गई है जैसे। हाय हाय, तुम्हें इतनी चलन क्यों हो रही है? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी? अरे तुम भी ले लो ना नया फोन और करो दिन भर बातें। किसने मना किया है? लेकिन मुझे तो आप मना कर ही नहीं सकते। हाँ। एक दिन मनीषा कॉन्फ्रेंस कॉल पर अपनी बहनों से बात कर रही होती है। दिन भर मनीषा को फोन पर देखकर प्रवीण का दिमाग खराब हो जाता है और वो मनीषा पर चिल्लाना शुरू कर देता है। इतना क्या कम था जो अब तुम अपने बहनों से कॉन्फ्रेंस में बातें भी करने लगी हो, और वो भी घंटों। मेरा दिमाग अगर खराब हो गया ना तो देख लेना, मैं तुम्हारी बहनों को मना कर दूंगा कि यहाँ कॉल ना किया करे। जब तुम ही पूरे दिन फोन पर लगी रहती हो तो बच्चों से क्या कहोगी? तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे भी परेशान रहने लगे हैं। अरे तुम लोग सब हाथ मुंह धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो। पूरी जिंदगी मैंने ऐसे ही निकाल दी, अब थोड़ा बहुत खुद के लिए क्या जी लिया।
अरे तुम लोग तो मुझे दिन भर बातें ही सुनाते रहते हो। तुम्हें तो बोलना ही बेकार है, कुछ समझना ही नहीं चाहती तुम तो, क्या करूं? धीरे धीरे मनीषा अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना भी चालू कर देती है। आए दिन वे लोग भी उसके घर आने जाने लगते हैं। किटी पार्टियां अब मनीषा के लिए आम हो गई है। क्या बात है मनीषा, ये सब खाना तुमने ऑनलाइन खुद ही ऑर्डर किया है? मुझे तो ये सब नहीं आता, तुम मुझे सिखाओगी क्या? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है ये सब। मैं तो अब बैंक्स के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी खुद ही कर लेती हूँ। अपने बच्चों को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती अब। एक दिन प्रवीण, विनीता और पंकज आपस में बातें कर रहे होते हैं। मम्मी पहले ही ठीक थी पापा, ये मोबाइल जब से उनके हाथ में आया है वो तो हमें जैसे भूल ही गई है। वो तो अच्छा था पंकज कि जब हम पैदा हुए तब फोन नहीं था, नहीं तो मम्मी हमें पालती भी नहीं, ऐसा ही लगता है। अरे क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी माँ तुम लोगों से बहुत प्यार करती है, वो तो बस जब फ्री होती है तो फोन यूज कर लेती है। वैसे तुम्हें ने तो सिखाया था ना मोबाइल चलाना। दीदी चलो ना मम्मी से बात करते हैं। मम्मा आप हमारी पहले वाली मम्मा बन जाओ ना, हमें अच्छा नहीं लगता आप दिन भर फोन पर दूसरों से बातें करती रहती हो। हमें हमारी पहले वाली माँ चाहिए जो हमारा ध्यान रखती थी, हमसे बहुत प्यार करती थी, हमारे आने की जाने की खबर रखती थी। अब हमें समझ आ रहा है कि जब हम घर पर होते हुए भी फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर क्या बीतती होगी। मुझे लगता था कि मेरी मम्मी पुराने जमाने की है इसलिए फोन इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। मम्मा मुझे पहले वाली मम्मा ही पसंद है। मनीषा अपना फोन तोड़ देती है और अपने बच्चों से कहती है, ये सब मैंने तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए ही किया था, ताकि तुम दोनों वक्त की अहमियत और परिवार की कदर समझ सको। हमें माफ कर दीजिए मम्मी, हमें समझ में आ गया है कि जितनी जरूरत हो उतना ही किसी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना उसका असर आपकी निजी जिंदगी पर ना पड़े तो ही है। सुदेश और देवकी की 3 बेटियां हुई और वो भी एक साथ। सुदेश और देवकी ने उनका नाम रखा सूरजमुखी, चंद्रमुखी और सांझमुखी। तीनों बेटियों की शक्ल एक दूसरे से हूबहू मिलती थी। तीनों का शरीर, बोलने का तरीका और हरकतें भी बिल्कुल एक जैसी थी। लेकिन बस तीनों में एक ही अंतर था और वो ये था, सूरजमुखी पूरा दिन जागती और रात भर सोती थी। चंद्रमुखी पूरी रात जागती और दिन भर सोती थी। सांझमुखी आधी रात जागती थी और आधा दिन सोती थी। बेटियों की उम्र शादी की हो गई, लेकिन उनकी इस तरह सोने और जागने की आदत बिल्कुल भी नहीं बदली। अरे देवकी, हमें बेटियों की शादी करनी है, उनके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने हैं। हमारी बिटियां दिखने में सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इनके सोने और जागने की आदत नॉर्मल लोगों से थोड़ी अलग है। वही सोच सोच कर मैं भी परेशान हूँ। क्या हमारी बेटियों को कभी अच्छे रिश्ते मिल पाएंगे? भगवान ने इस दुनिया में सबका कोई ना कोई जोड़ीदार बनाया है, देखना हमारी बेटियों को भी अच्छे रिश्ते जरूर मिलेंगे। एक दिन सुदेश जब काम से वापस लौट रहा था तो उसके एक दोस्त ने उसे एक मजेदार खबर सुनाई। अरे तुझे पता है, हमारे शहर के जो सबसे फेमस सेठ 3 जुड़वा है ना, वो तीनों अपने अपने बेटों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? सेठ जुड़वा है? तीनों के बच्चे थोड़ी ना जुड़वा होंगे, फिर एक साथ रिश्ते क्यों ढूंढ रहे हैं तीनों? अरे बात ऐसी है कि तीनों के बच्चे भले ही अलग अलग माँ से पैदा हुए हैं, लेकिन हुए एक ही वक्त पर। तीनों की पत्नियों ने सेम टाइम पर बच्चों को जन्म दिया था और पंडित ने बोला कि उन तीनों की शादी ऐसी लड़कियों से होनी चाहिए जो एक ही वक्त पर पैदा हुई हो। मेरी तीनों बेटियां एक ही वक्त पर पैदा हुई है, लगता है मेरे भाग खुलने वाले हैं। लेकिन सुदेश, शहर के सबसे नामी सेठ हैं वो, बहुत पैसे वाले। क्या वो तुम्हारी बेटियों से अपने बेटे की शादी करवाने के लिए तैयार होंगे? बात तो तुम्हारी सही है भाई, लेकिन एक बार पूछताछ करने में, पता लगाने में क्या बुराई है?
अगले दिन सुदेश उन तीनों जुड़वा सेठ के घर पहुंचता है। तीनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे, लेकिन तीनों के बच्चे बिल्कुल अलग अलग दिखते थे, क्योंकि अलग अलग माँ बाप की औलाद थे। बताओ भाई, कौन हो तुम? कैसे आना हुआ? मैंने सुना था साहब, आप अपने बेटों के लिए 3 जुड़वा बहुएं ढूंढ रहे हैं। मेरी तीनों बेटियां एक साथ पैदा हुई हैं। खबर तो तुमने सही सुनी है। हम तीनों भाई अपने अपने बेटों के लिए एक साथ पैदा हुई 3 लड़कियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे पंडित जी ने ऐसा कहा है। नेकी और पूछ पूछ, मेरी तीनों बेटियां बस ऐसी ही हैं। बस एक ही कमी है कि आप लोगों की तरह मैं पैसे वाला नहीं हूँ। अरे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें बहुएं चाहिए, पैसों की हमारे पास क्या कमी? हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो भाई। लेकिन किसके बेटे की शादी कौन सी लड़की से होगी, ये कैसे तय होगा? अब मेरे हिसाब से ये तो बच्चों को ही तय करने देना चाहिए। आपके जिस बेटे को मेरी जो भी बेटी पसंद आएगी उसी के साथ उसका रिश्ता कर देंगे। लेकिन तुम्हारी तीनों बेटियां तो दिखने में हूबहू एक जैसी है। यहाँ तो मामला उल्टा हो गया। जिस लड़की को जो लड़का पसंद आएगा उसके साथ ही उसकी शादी करवानी पड़ेगी। और फिर तीनों लड़कों को लड़कियों से मिलवाने के लिए एक मीटिंग फिक्स की जाती है। पहले सेठ के बेटे का नाम था प्रभात, दूसरे के बेटे का नाम था श्याम और तीसरे सेठ के बेटे का नाम था तामस। देखो बेटा, ये 3 लड़के हैं। जिसको जो लड़का पसंद है वो बता दो, क्योंकि तुम तीनों बहनों की शक्ल एक जैसी है। इसलिए अपने जीवन साथी का चुनाव तुम्हें ही करना है, क्योंकि इन लड़कों के लिए तो तुम तीनों एक जैसी ही दिखती हो। मुझे तामस पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। चंद्रमुखी, अब तुम अपनी पसंद बताओ। मुझे प्रभात से शादी करनी है। सांझमुखी, इस हिसाब से तो तुम्हारी शादी श्याम से होगी। ये तो बहुत गलत बात है। मुझे अपनी पसंद सामने रखने का मौका ही नहीं मिलता। हर बार ये दोनों बहनें पहले पहले अपनी पसंद बता देती है और मैं हर बार पीछे रह जाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, देखो श्याम भी कितना अच्छा लड़का है और इसका तो नाम भी तुम्हारे नाम से मैच करता है। तुम बहुत खुश रहोगी बेटा इसके साथ। और फिर तीनों बहनों की सगाई उन तीनों लड़कों के साथ करवा दी जाती है। चंद्रमुखी और सूरजमुखी बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें अपनी पसंद की लड़की को सिलेक्ट करने का मौका मिला था। वहीं दूसरी तरफ सांझमुखी को श्याम पसंद था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उससे किसी ने उसकी पसंद नहीं पूछी और वो अपनी दोनों बहनों से इसी बात का बदला लेना चाहती थी। लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला और देखते ही देखते तीनों की शादी तीनों लड़कों के साथ हो गई। शादी के बाद, पापा ये कैसी लड़की ढूंढी है आपने? पूरा दिन सोती है और पूरी रात जागती है। मुझे तो रात में जागने की बिल्कुल आदत नहीं है। अपने नाम के हिसाब से मैं तो सूरज निकलते ही जाग जाता हूँ। पापा से क्या शिकायत कर रहे हो? मेरा तो नाम ही चंद्रमुखी है, यानी कि चांद को देखकर जगने वाली और सूरज को देखकर सोने वाली। अरे ये तुम क्या कह रही हो बेटा? और पिताजी, आप तीनों ने अपने जुड़वा होने के चक्कर में ये क्या लड़कियां ढूंढकर शादी करवाई है? मेरी बीवी पूरी रात सोती है और पूरा दिन एक पल के लिए भी आराम नहीं लेती, लेकिन मुझे तो रात भर जागने की आदत है। दिन में तो मुझे बहुत नींद आती है। अरे शिकायत करने का क्या फ़ायदा? सूरजमुखी हूँ, सूरज को देखकर जागती रहती हूँ और सूरज के ढलते ही सो जाती हूँ। अरे हमको क्या पता था कि इतनी बड़ी गड़बड़ है। सुदेश ने तो हमको बताया ही नहीं। श्याम बेटा, क्या तुम्हें भी कोई शिकायत है? तुम भी अपने मन की बात कह दो। नहीं, मुझे तो बिल्कुल अपने मन के मुताबिक बीवी मिली है। जब मैं सोता हूँ सोती है, जब मैं जागता हूँ जागती है। वो क्या है ना, मेरा नाम ही सांझमुखी है, यानी कि मैं आधा दिन सोती हूँ और आधी रात जागती हूँ। श्याम के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। हमने अपनी पसंद से लड़के ढूंढे, फिर भी ये ज़्यादा खुश है। अरे इसे तो लास्ट में बचा हुआ ऑप्शन मिला था, फिर भी खुशी तो देखो उसके चेहरे की। लेकिन अब हम क्या करें? हमारे बेटे तो शादी होने के बाद भी खुश नहीं। कुछ तो करना ही पड़ेगा। पंडित जी को बुलाकर कोई उपाय ढूंढते हैं। वैसे भी हम सारी बात पंडित जी की ही तो मानते हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे। और फिर पंडित जी को घर पर बुलाया जाता है। और यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इसका तो एक ही उपाय है, दोनों की शादी फिर से करवाई जाए
और इस बार प्रभात की शादी सूरजमुखी से और तामस की शादी चंद्रमुखी से। अरे नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार इन लोगों की शादी पहले ही हो चुकी है। आप कोई और उपाय बताइए। दूसरा उपाय थोड़ा कठिन है, क्या तुम्हारी बहुएं कर पाएंगी? करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है हमारे पास। तो ठीक है, आज से अगले 1 महीने तक सूरजमुखी पूरी रात जाग कर कठिन परिश्रम करेगी ताकि उसे दिन में थोड़ी देर नींद आ जाए, और फिर अगले महीने चंद्रमुखी दिन भर जाग कर काम करेगी ताकि वो रात को सो जाए। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत कठिन उपाय है। चंद्रमुखी, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये अब तुम दोनों को करना ही पड़ेगा। अपनी अपनी पसंद के लड़के जो चुने हैं, मेहनत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अच्छा हुआ मैंने अपनी पसंद का लड़का नहीं चुना, ऊपर वाले ने सुन ली। इन दोनों को मिली सजा और मुझे मजा।